नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, शुभ संध्या। भाई दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आज के एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही रेडियो उड़ान के और प्रोग्राम एक मुलाकात के समस्त श्रोताओं को दशहरा यानी कि विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के देशों में तमाम जो हमारे लिसनर्स प्रोग्राम एक मुलाकात इस वक्त सुन रहे हैं, आज ये खास दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत का और रावण पर भगवान श्री राम ने जो विजय प्राप्त की थी उसका ये सांकेतिक त्योहार, धार्मिक त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, परंपरा के साथ समूचे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बीच ये मनाया जा रहा है। और दोस्तों, खास बात ये कि आजकल त्योहारों का दौर चल रहा है भारतवर्ष में। भारत को वैसे भी त्योहारों का देश माना जाता है और भारत की अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति और एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। कल एक विशेष राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भारतवर्ष में मनाई गई थी। कल 2 अक्टूबर का दिन था। आज दशहरा है 3 अक्टूबर 2014 को और ये संयोग की बात है कि आज के इस खास शुभ अवसर पर प्रोग्राम एक मुलाकात लेकर मैं आपका दोस्त आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगा, बनकर आपका हमसफर। भाई दोस्तों, आज दशहरा है, कल गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। हाल ही में जो नवरात्रि महोत्सव रहा है भारतवर्ष में वो समाप्त हुआ है। आज दशहरा है जो कि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद मनाया जाता है इस काल में। तो भाई एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कर रहे होंगे आप ये फेस्टिवल। हम आज अपनी एक नई शख्सियत के साथ आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। दोस्तों, मेरा नाम है अमित भट्ट और आज जिस पर्सनैलिटी से हम मुखातिब होने जा रहे हैं वो पहले ऐसे शख्स हैं जो कि नॉन डिसेबल्ड होने के बावजूद, दृष्टिवान होने के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, आज हमसे बातचीत करने वाले हैं, हमसे रूबरू होने वाले हैं हिमाचल के अजय श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने बताया कि अजय श्रीवास्तव दरअसल नॉन डिसेबल्ड पर्सन हैं, दृष्टिवान व्यक्ति हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से डिसेबल्ड लोगों के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए और उसमें भी खास तौर पर पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए खास तौर पर डेडिकेशन के साथ कार्य कर रहे हैं। श्री अजय श्रीवास्तव शिमला में हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर पत्रकारिता का कहना चाहिए पत्रकारिता पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वर्ष 2009 में उन्होंने उमंग फाउंडेशन नामक एक संस्था का भी गठन किया था जो कि खास तौर पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और जैसा कि मैंने कहा कि उसमें भी खास तौर पर पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए वो एक्टिवली काम कर रहे हैं उमंग फाउंडेशन के बैनर तले। दोस्तों, डिसेबिलिटीज के अलावा अजय श्रीवास्तव
अन्य कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, सेवाओं से जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर उन्होंने 1998 से हिमाचल प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंपों को आयोजित करने का कार्य भी किया। आपने ह्यूमन राइट्स, डिसेबिलिटी राइट्स और पेशेंट्स राइट्स पर काफी लेख लिखे हैं पत्रकार होने के नाते, और जर्नलिज्म से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की कि भाई किस तरह से ये महान देश जिसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं, किस तरह से त्योहारों से जुड़ा हुआ है, और चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक पर्व हो, कितना महत्व है। लेकिन कोई भी पर्व क्यों ना हो, वो हमें ले जाता है आपसी भाईचारे और प्रेम की तरफ। भाई दोस्तों, भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं और नाना प्रकार के त्योहार और फेस्टिवल्स यहाँ परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, और उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर जोश खरोश के साथ भाग लेते हैं। जिस तरह से आप प्रोग्राम एक मुलाकात जोशो खरोश के साथ सुनते हैं ना, उसी उत्साह के साथ यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, सब लोग मिलजुल करके राष्ट्रीय एकता के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और कोई भी त्योहार क्यों ना हो, वो मनुष्य को एकीकरण के सूत्र में बांधता है, एकीकरण के बंधन में बांधता है। यही इशारा करता है कि हर इंसान को एक दूसरे से मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, प्रसन्नता के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, और खुशी के जो ये कुछ पल हैं उसे आपस में मिल करके बांट लेना चाहिए। इसी का नाम सही मायनों में जीवन है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने चिर परिचित रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, और ये भारतवर्ष में अपने आप में खास ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जिसको कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे श्रोता बड़े पैमाने पर सुन रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित भट्ट, और हमारे आज के मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के अजय श्रीवास्तव। उनसे टेलीफोन पर की गई बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में बातचीत के लिए मौजूद हैं अजय श्रीवास्तव। और अजय जी, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम एक मुलाकात में स्वागत करना चाहूंगा आपका रेडियो उड़ान की जानिब से। धन्यवाद अभी जी। आप वर्तमान समय में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जर्नलिज्म की स्टडीज पढ़ा रहे हैं, और खुद भी आप जर्नलिज्म में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जी पत्रकारिता पढ़ा रहा हूँ जी। पत्रकारिता से आप जुड़े भी रहे हैं, काफी आपने लेख लिखे हैं, काफी आपने काम किया है। उस विषय पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि डिसेबिलिटी क्षेत्र से आप किस तरह से जुड़े, कैसे आपको लगा कि आपको डिसेबिलिटी से और खास तौर पर पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की हमारी मुलाकात की शुरुआत इस बातचीत से हो। हाँ बिल्कुल अमित, कल हम बचपन से मैं सोचता था कि लोग क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हैं, जो लोग विकलांग जन हैं, जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। बचपन में कई बार हमने अपने घर के आसपास कोई विकलांग व्यक्ति हैं, कोई मूक बधिर हैं, कोई दृष्टिहीन है, लेकिन वो एक अनाम और अनजान रह जाते थे। तो धीरे धीरे जब कुछ मेरा मानसिक विकास हुआ, थोड़ा सा सीखने समझने जब मौका मिला, और जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे लगा कि नजदीक जाकर के देखा जाए। तो सबसे पहले मैं पत्रकार के तौर पे, मेरी नौकरी दिल्ली में लगी थी,
तो मैं वहां पर कछुइया रोड में एक दृष्टिहीन बच्चों का एक विद्यालय था। जी जी। हाँ, स्कूल था। तो मैं वहां जाने लगा। ये 1986 की बात है, अब से कोई 28 साल पहले की बात है जी। वहां पर उन लोगों के साथ थोड़ी दोस्ती हुई और उनके साथ चेस खेलने का मौका मिला। मैंने पहली बार ब्रेल में उनके पास घड़ी देखी। तो सबसे महत्वपूर्ण दिन मेरे लिए वो था जब मैंने उन बच्चों के साथ वहां क्रिकेट खेला। तो तब मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक दुनिया है, इसके बीच जाके अगर हम देखेंगे तो कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। और मैंने बहुत सीखा। इस तरीके से मुझे खास करके दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ने का मौका मिला। और चूंकि मैं पत्रकार था तो उस विषय पर, उन विषयों पर उनके बारे में समाचार लिखना, उनके बारे में लेख लिखना, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उनके बारे में पढ़ना भी शुरू किया कि अधिकार क्या है, विकलांग जनों के अधिकार क्या है, कानून क्या है और स्थिति क्या है। इस सबको मैंने अखबार के माध्यम से, मैं जनसत्ता में था, जनसत्ता एक महत्वपूर्ण अखबार रहा है, इसमें मैंने काफी इस बारे में समाचार और साथ साथ उनके लिए काम करना भी शुरू किया। जहाँ कहीं पर भी मेरी पोस्टिंग हुई, क्योंकि जॉब मेरी ट्रांसफरेबल थी जी, तो वहां जाकर के स्थानीय कोई स्वयंसेवी संगठन होता था उसके साथ जुड़ करके, और खास करके दृष्टिबाधित लोगों के संगठन से भी मेरा जुड़ाव रहा, उनके लिए लिखता रहा और साथ साथ सीखता रहा। जी, यानी कि 28 वर्षों से आप दृष्टिबाधित लोगों से और उनके वेलफेयर के काम से जुड़े हुए हैं। तो 2009 में आपने, मैं समझता हूं कि उमंग फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी, और फिर आपने और सक्रियता के साथ जो है वो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, और खास तौर पर जैसा कि हमने कहा कि पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए आपने काम किया। तो मैं थोड़ा सा श्रोताओं की जानकारी के लिए उमंग फाउंडेशन और उसके क्रियाकलापों के बारे में जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। हाँ, देखिए, इससे पहले मैं कई संगठनों के साथ जुड़ करके काम करता रहा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक संस्था है आशा, उसके साथ भी जुड़ करके काम करता रहा। एक दिल्ली की संस्था है सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन स्टडीज, उसके साथ भी जुड़ के करता रहा। लेकिन मुझे लगा कि कुछ जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि जो लोग दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित हैं या जो दूसरे विकलांगजन हैं, उनके अधिकारों पर फोकस नहीं हो पाता है जैसा कि मैं सोचता था। इसके साथ सिर्फ अधिकारों पर फोकस करना और उनके लिए एडवोकेसी करना, ये एक पक्ष है। उनके लिए सक्रिय रूप से कुछ योगदान कर पाना और उनकी जिंदगी में कुछ उजाला आए, उनकी खास करके शिक्षा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर पूरे देश भर में सामान्य तौर पर देखें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यहाँ साक्षरता दर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम विकलांगजनों की स्थिति देखें और खास करके दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन की, तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश शायद निचले पायदान वाले राज्यों में होगा। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में बालिकाओं का एक विशेष स्कूल है जिसमें दृष्टिबाधित और मूकबधिर छात्राएं पढ़ती हैं, और शिमला में दृष्टिबाधित और मूकबधिर छात्रों का एक स्कूल है। ये दोनों स्कूल जो है बहुत खराब हालत में चलते हैं। मैं सोचता था कि अगर शुरुआती दौर में विशेष स्कूल में शिक्षा मिले, लेकिन उसके बाद, जैसे हम जानते हैं भारत सरकार की नीति भी है कि शिक्षा जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसकी ओर जो है कदम बढ़ाया जाए। 2011 में इसके ऊपर मैं काम करता रहा, लिखता रहा, जागरूकता के लिए काम करता रहा। और 2011 में शिमला में एक सरकारी स्कूल है, राजकीय कन्या पोर्टमोर स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। शिमला में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट का है। हमने 3 दृष्टिहीन लड़कियों के लिए उसमें बात की प्रिंसिपल से कि इनको आप यहाँ पर एडमिशन दें, और उन्होंने सुंदरनगर के स्कूल से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। प्रिंसिपल जो थी उस समय, उनका जवाब था कि ये अच्छी लड़कियां कैसे पढ़ेंगी। तो मुझे हैरानी भी हुई और कुछ नाराजगी भी हुई। मैंने कहा इनको पता है कि इनकी पढ़ाई कैसे होती है, ट्रेनिंग की जरूरत आपको है। उन्होंने जब उनको दाखिला नहीं दिया तो मैंने यहाँ के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जोसेफ कुरियन, उनके पास में चला गया और उनको मैंने एक पत्र दिया। उन्होंने उनका जो है वहां पर दाखिला सुनिश्चित कराया।
इसके बाद उन्होंने फीस मांगी हमसे, प्रिंसिपल ने मांगी, तो फिर मैं चीफ जस्टिस के पास गया और फिर हमने उनको पत्र दिया, और वो IAL के तौर पर मेरी अभी भी वो रिट पिटीशन एक जनहित याचिका के तौर पर अभी भी लंबित है। उससे लाभ क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिर्फ कोर्टमोर स्कूल शिमला ही नहीं, 3 अन्य स्कूल जोगिंदरनगर, नगरोटा बगवा और नाहन, इन 4 स्कूलों को इंक्लूसिव स्कूल घोषित किया और यहाँ पर काफी सुविधाएं जुटाने का इन्होंने वादा किया। उसके बाद भी जब सुविधाएं नहीं जुटी तो मैं आमतौर पर मीडिया में जाता हूँ, सरकार पर दबाव बनाता हूँ, वो सारे काम भी हमने किए। अब पोर्टमोर स्कूल एक आदर्श इंक्लूसिव स्कूल के तौर पर यहाँ पर विकसित हो रहा है, और जिसमें 11 दृष्टिहीन और मूक बधिर बालिकाएं पढ़ रही हैं, और हम उनकी हर प्रकार से सपोर्ट करते हैं। जो चीज वहाँ पर गैप होता है, सारा गैप हम ब्रिज करते हैं बच्चों के दवा इलाज से, क्योंकि एक विशेष बात है, हिमाचल प्रदेश बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, बहुत एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, और गांव में लोगों के पास कैश यानी नकदी कम होती है, तो बच्चों की पढ़ाई हॉस्टल में रख करके नहीं कर सकते हैं। ये सारे बालिकाएं जो हैं वो हॉस्टल में रह करके पढ़ रही हैं, और उनका जो कुछ भी खर्चा, फीस और हॉस्टल उनका फ्री है, उसके अलावा जो कुछ भी खर्चा उनके ऊपर आता है वो खर्चा उमंग फाउंडेशन उठाता है। इस प्रकार से हमने ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया, 3 लड़कियों से शुरू करके अब 25 लड़कियां वहां पर पढ़ रही हैं। इस बार हमने ये प्रयोग कॉलेज में किया। हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज शिमला में है, राजकीय कन्या महाविद्यालय। उसमें हमने इस बार 6 लड़कियों को, ये सारी राज्य के क्षेत्रों की गरीब परिवारों की लड़कियां हैं, कॉलेज में हमने इनको यहाँ पर प्रवेश दिलाया। इसी प्रकार से एक अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यूजीसी ने डिक्लेयर किया है। शिमला का एक कॉलेज है संजौली कॉलेज, उसमें 6 लड़कों को 7 लड़कों को हमने वहां पर प्रवेश दिलाया। क्योंकि उनकी फीस और हॉस्टल का ये गवर्नमेंट ने कोई निशुल्क नहीं व्यवस्था की है, इसके लिए हमने 11 बच्चों को बिल्कुल निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का एक बीड़ा उठाया, और उनका कुल मिलाकर के हॉस्टल में फीस और उनके इक्विपमेंट ये सारे भी हम उनको बच्चों को दे रहे हैं। इसके साथ ही हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी दृष्टिहीन बच्चे, इनके और स्कूल जो इंक्लूसिव स्कूल जो डिक्लेयर हुए हैं, और जो दृष्टिहीन बच्चों का सरकारी स्कूल है, विशेष विद्यालय है, उसमें भी हमने लगभग 30 एंजल प्लेयर्स हमने इन बच्चों को उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही अभी जो यहाँ पे कॉलेज के हमारे 11 विद्यार्थी हैं, इसमें हम उन बच्चों को, और एक लड़की जो शिमला के हिमाचल प्रदेश विद्यालय जिसमें मैं पढ़ाता हूँ वहां पर है, दृष्टिहीन लड़की है, उसको हम लैपटॉप देने वाले हैं। तो इसी महीने हम उन बच्चों को लैपटॉप, साथ साथ उनका सारा सिलेबस ऑडियो में जो है दे रहे हैं, जिससे कि उनको उनकी पढ़ाई और विधि आसान हो जाए। जी। और इसके साथ साथ और भी हमने काम किए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से उनके अधिकारों का संरक्षण, उसके लिए जनता में जाना, सरकार के साथ बातचीत की, और अगर नहीं बात बनती है तो हाई कोर्ट में जाना या डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाना, और वहां पर एक याचिका दायर करके उनके अधिकारों का संरक्षण करना। जी, यानी जो हमारे श्रोता इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से ये, और हमारे मैं रेडियो उड़ान के श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे पूरे देश भर के राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, या कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी भी व्यक्ति को जो अपने लिए वकील नहीं कर सकता है, उसको लगता है कि उसको सामाजिक सुरक्षा सहायता नहीं मिलता रही है, तो वो मुख्य न्यायाधीश के नाम से एक साधारण लिख सकता है, और वो पत्र, उसमें अगर वो अपनी सारी समस्या लिखे, सारा उसमें अपना ब्यौरा दे और अपनी स्थिति लिखे कि वो दृष्टिहीन है, दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है, या कोई अन्य उसके साथ दिक्कत है, तो वो उसका एक साधारण पत्र जनहित याचिका के तौर पर यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर मान लिया जाता है, और सरकार को या जो संबंधित एजेंसियां हैं या पार्टी हैं उनको नोटिस इशू हो जाते हैं, और एक याचिका के तौर पर, रिट के तौर पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। देखिए, बात यह है कि उमंग फाउंडेशन एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी फंडिंग, कोई भी धन नहीं लेता है। यहाँ समाज में अपने दोस्तों का सर्किल है, उन दोस्तों से या समाज में जो लोग भी हमें डोनेशन देते हैं, उनकी सहायता से हम चलते हैं। हमारे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है,
तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक साधन है जनहित याचिका करने का कि मुख्य न्यायाधीश के नाम से एक पत्र लिखा, जो कि हाईकोर्ट शिमला में है और मैं यहाँ इतने समय से हूँ, लोग मुझे काफी जानते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के पास जाने से आमतौर पर मेरी 3 जनहित याचिकाएं इस प्रकार से वहां पर जो है स्वीकार की गई है और इसमें न्याय भी मिला है। जी, तो हमारे श्रोता और जो लाभार्थी हैं वो आपके इस कार्य का और जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उसका निश्चित तौर पर लाभ उठाना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि कार्यक्रम के अंत में अपनी बातचीत को हम जब रैप अप करेंगे तो जो हेल्पलाइन नंबर उमंग फाउंडेशन का है और वो अगर हमारे श्रोताओं को दे दिया जाए और किसी भी तरह से अगर उनको सहायता चाहिए हो इस प्रकार की जिस कार्य क्षेत्र में वो जुड़े हुए हैं तो वो बहुत बेहतर रहेगा। तो अगर हमारे श्रोता तैयार रहेंगे अपने नोटपैड या जो भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन वो इस्तेमाल करते हैं या जो लोग कागज कलम का इस्तेमाल आज भी करते हैं, साइटेड यूजर्स हमारे, वो भी अगर किसी तरह से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे श्रोता तैयार रहेंगे और कुछ देर में अजय जी से हम वो हेल्पलाइन नंबर पूछेंगे जहां के श्रोता और जो लाभार्थी हैं कहना चाहिए वो आपसे सीधे संपर्क कर। अमित जी एक छोटी सी बात में अगर आपके पास है तो मैं बताना चाहूंगा, और वो दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए और नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमने यहाँ पर प्रयास किए। मैं जल्दी बताता हूँ। भारत के जो मुख्य आयुक्त विकलांगता यानी कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने पिछले वर्ष एक गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज दी थी। उसमें बहुत से रिलैक्सेशन, बहुत से अधिकारों का संरक्षण था। वो पूरे देश भर में, शायद हिमाचल प्रदेश में हमने जिस प्रकार से उसको लागू कराने की कोशिश की वो एक लोगों के लिए उदाहरण हो सकता है। उसमें हमने मुख्य न्यायाधीश के नाम से एक पत्र लिखा और उसको PIL फीड कर दिया गया, उसको नोटिस इशू हुए और इस वर्ष 7 जनवरी को हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया, यानी कि वो एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइंस है वो सारी नौकरी देने वाली एजेंसियां, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एजुकेशन के दूसरे क्षेत्र हैं, यूनिवर्सिटीज या सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उन सब में वो होंगे, ताकि उसमें गाइडलाइंस को अगर हम संक्षेप में बताएं तो उसमें विशेष बात है कि ब्रेल में भी आपको परीक्षा देने का जो अधिकार मिल सकता है अगर आप चाहते हैं। कंप्यूटर पर भी परीक्षाएं देने का अधिकार मिल सकता है और उसमें राइटर देने की जो जिम्मेवारी बनती है वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी की आती है। यानी बहुत एक क्रांतिकारी कदम था जो कि प्रसन्न कुमार पिंचा जी जो चीफ कमिश्नर है उन्होंने वो गाइडलाइन फ्रेम की थी। अब हिमाचल प्रदेश में हमारे पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है। अब हमने कोशिश सरकार लागू करे, लगातार पत्राचार आपस के विभागों के साथ चल रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जिसमें 5 प्रोफेसर रखे, उसमें मेंबर सेक्रेटरी मैं हूँ और हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी शायद जल्दी ही वो हिमाचल प्रदेश में भी वो लागू हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो बाकी राज्यों में भी इसको लागू करने के लिए लोग प्रयास कर सकते हैं। इसमें जो राज्य हुए हैं विकलांगता के क्षेत्र में जिसमें काम नहीं हुआ है उनमें बहुत महत्वपूर्ण होगा उन विद्यार्थियों को जो दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित हैं उनके अधिकार देने के लिए, क्योंकि शिक्षा में अगर उनको सुविधाएं मिल जाती हैं तो नौकरी में भी उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी, बहुत बेहतरीन। अजय जी, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जब आपने जो काम किया है उसमें डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर काफी आपने आर्टिकल्स लिखे हैं और चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं आप, और इसके अलावा पेशेंट राइट्स के बारे में आपने काफी कुछ लिखा है, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने काफी कुछ लिखा है। संक्षेप में जानना चाहूंगा कि किस तरह का ये लेखन रहा है और खासतौर पर क्या चीजें आपने किसी भी जैसे रिसर्च पेपर होते हैं और वो एकेडमिक सॉर्ट ऑफ थिंग होता है उसमें मेरा कम विश्वास है। मैं कुछ बातें बाधित लोगों से जुड़ी है वो शेयर करना चाहता हूँ। 1999 में मैंने जनसभा में एक समाचार देखा था कि यहाँ पर नेत्र बैंक नहीं है हिमाचल प्रदेश में। नेत्र दान करना नेता या लोगों का अधिकार है और नेत्र प्राप्त करना किसी भी कॉर्नियल ब्लैंक के जिसकी आंख की पुतली ठीक नहीं है उसका अधिकार है कि वो नेत्र दान के माध्यम से रोशनी ले सके। 1999 से लगातार इसको अभियान के तौर पर चलाता रहा, लोगों में जागरूकता हुई और मेरे प्रयासों से यानी उमंग फाउंडेशन के माध्यम से 2010 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में
जो सरकारी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज है उसमें नेत्र बैंक की स्थापना हुई और वो नेत्र बैंक अभी तक 60 लोगों को को रोशनी दे चुका है। उसके लिए नेत्र कहाँ से आएंगे, उसके लिए भी लगातार हम यहाँ पर अभियान चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक जो नहीं किया है उसमें जो गांव के स्तर पर या शहर के स्तर पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश काफी फैला हुआ है और यहाँ पर रास्तों की दूरी काफी होती है क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है, तो हर जिले में कम से कम एक आई कलेक्शन यानी नेत्र संग्रह केंद्र होना चाहिए। उसके लिए अभी हमने नेत्रदान पखवाड़ा शुरू होते ही फिर एक कैंपेन शुरू किया, तो आज सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे रही है और नेत्र बैंक के साथ जुड़ने वाले नेत्र संग्रह केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, शिमला से काफी दूर है, वहाँ पर एक टांडा मेडिकल कॉलेज है, राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज है, सरकार का है। वहाँ अभी हमारे प्रयासों से एक नेत्र बैंक मंजूर हो चुका है और उसके लिए तैयारी जारी हो चुकी है। तो ये हमारे लेखक के माध्यम से और जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से दबाव बनाता हूँ, उसका ये नतीजा है कि इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से और भी कई सफलता की कहानियां जो लेखन के माध्यम से या जिनको हम एग्रेसिव एडवोकेसी, जिसमें हम मीडिया को एक उपकरण या टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी अजय जी, और 1998 में आपने ब्लड डोनेशन कैंप भी शुरू किया था शिमला में। हाँ, और देखिए एक और बात है, मेरा एक और उद्देश्य है जो हम चाहते हैं कि जब 3 अगस्त बाधित हो गए वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। 2004 में 1998 में हमने यहाँ पर एक राज्य स्तर पर रक्तदान आंदोलन शुरू किया था। मैं खुद भी एक रक्तदानी रहा हूँ, 1986 से मैं रक्तदान कर रहा हूँ और अभी तक 86 बार खुद भी रक्तदान कर चुका हूँ। तो 2004 में मैंने प्रयास किया कि दृष्टिहीन लोग क्यों नहीं रक्तदान के क्षेत्र में आते हैं। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी दृष्टिहीन व्यक्ति का रक्त किसी रक्त बैंक ने नहीं लिया था, क्योंकि ये मानते थे कि हम किसी ब्लाइंड का रक्त दे सकते हैं। तो हमने उस समय के राज्यपाल को एक कार्यक्रम किया, उसमें हमने रक्तदान शिविर रखा और उस समय के राज्यपाल न्यायमूर्ति सदाशिव मुखर्जी थे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उनको इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और कुछ जो दोस्त थे हमारे जिनके साथ हम काम करते थे समाज में, उनको हमने बुलाया, रक्तहीन थे, और उनको हमने मोटिवेट किया कि आप रक्तदान कीजिए। और हमारे शिमला का जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का रक्त बैंक है, उसके डॉक्टर्स की टीम ने काफी मना किया, अंततः उन्होंने रक्त लिया और उन जो दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोग थे उनको हमने राज्यपाल से सम्मानित कराया। तो इसका अर्थ ये निकला कि पूरे हिमाचल प्रदेश में दृष्टिहीन दृष्टिबाधित लोगों का रक्त लेने में रक्त बैंकों को दिक्कत नहीं हुई और मीडिया में उसको इस प्रकार कहा था कि ये लोग भी मुख्य धारा का हिस्सा हैं, सारे काम कर सकते हैं, जिसमें रक्तदान करके लोगों को जीवन बचाना भी काम है। तो दृष्टिहीन लोग मुख्य धारा में आए, इस प्रकार से हम कोई भी मौका नहीं चूकते हैं कि मुख्य धारा में उनको शामिल करने का और समाज के एजेंडा में रखने का। हम सोचते हैं कि जब तक कोई समाज के एजेंडा में नहीं है, मीडिया के एजेंडा में नहीं है, वो हाशिए पर रहेगा, न सरकार का और समाज का ध्यान तरफ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, इन लोगों के बारे में हमारी धारणा ये है। जी बिल्कुल, और ये कहना होगा कि हमारे श्रोताओं को भी समझना होगा और प्रबुद्ध श्रोता हमारे इस बात से वाकिफ होंगे कि भाई दृष्टिहीनता का ब्लड डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी ठीक दृष्टिवान व्यक्ति की तरह जो है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है या नहीं है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो पात्र है वो रक्तदान कर सकता है। जी, तो अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ रेडियो, दूरदर्शन और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका यहाँ पर पूरा उपयोग करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आईटी क्षेत्र में, आप तो आईटी के व्यक्ति हैं, आईटी क्षेत्र में सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, हम लोगों को बताने के लिए यहाँ पर दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए वर्कशॉप्स करते हैं। और उसमें हमें सहयोग दिल्ली से जो हमारे दोस्त हैं, श्री प्रशांत रंजन वर्मा, अजय शर्मा, इस प्रकार के, दीपिका सूद, सक्षम, एनएबी, जिन लोगों से जो जुड़े हुए हैं, डेजी कंसोर्टियम से, इन लोगों का हमें बहुत सहयोग मिलता है इन हमें कार्यक्रमों के संचालन में। इनके बाद हम यहाँ पे प्रचार लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो, जिंदगी में अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए तो दृष्टिहीनता कोई बाधा या हमारे सामने बैरियर नहीं है।
इतनी शक्ति हमें देना दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेज तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत, लेकिन फिर भी दोस्तों जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है, रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। Beyond Facebook, Bridging the Gap, Blind Star Group in collaboration with Antardrishti is organizing its first ever convention from 7th to 9th November 2014. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.blindstars.org and dial toll free number 1800-200-215. Blind Stars Convention 2014. Come and join us today. Beyond Facebook, Bridging the Gap. रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। तो आपकी सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने काफ़ी हासिल की है जानकारी। मैं अब थोड़ा सा आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या के बारे में, चूँकि काफ़ी आपका व्यस्तता भरा समय रहता होगा, काफ़ी चीज़ों में आप वेलफेयर के कार्यों में आप सेवारत हैं, तो जब कभी भी फुर्सत आपको मिलती है, फुर्सत के जो पल होते हैं उसमें क्या करना पसंद करते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा श्रोताओं की जानकारी के लिए। अमित जी, यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यों के अलावा मेरा 98% समय इसी सब काम में लगता है। जो काम मैं समाज में कर रहा हूँ, चाहे वो थैलेसीमिया के बच्चों को दवाएं और रक्त उपलब्ध कराना, चाहे वो विकलांग लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ दोस्ती करना और उनके साथ मिलकर काम करना। इसके अलावा जब फुर्सत के क्षण एक तो होते नहीं है, अगर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है गजलें और कविताएं लिखना। और भी शौक थे, कई शौक थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो सेक्रीफाइस करने पड़े। जैसे मुझे स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, मुझे सिक्के संग्रह करने का शौक था। वो धीरे धीरे करके समय के साथ जब हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली, तो उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता विकलांगता के क्षेत्र की है और उसी के लिए ज्यादातर समय उसी के लिए निकलता है। जी, और अब मैं श्रोताओं के लिए चाहूंगा कि आप वो नंबर बता दें जहां की आप से वो एक बात छोटी सी में, और देखिए हमारा ये ट्रस्ट है, जो और राज्यों के लोग जो सुनेंगे या और देशों के लोग जो सुनेंगे, हमारा ये ट्रस्ट कोई, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, डेडिकेटेड कंप्यूटर या टेलीफोन नहीं है, कुछ भी संपत्ति के नाम पर हमारे पास नहीं है, सिर्फ हिम्मत, लगन और मेहनत है। तो इसलिए जो मेरा ये व्यक्तिगत नंबर है जिससे अभी आप बात कर रहे हैं, इसका नंबर है 9418008595, यानी कि 94 180 08595। ये नंबर मेरा हेल्पलाइन के तौर पर है। ये काफी हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों दृष्टिहीन दृष्टिबाधित लोगों के पास ये नंबर है और इस पर मुझे रोज 4-5 कॉल्स एवरेज आती हैं। किसी की कोई भी समस्या होती है, किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, अधिकारों का उल्लंघन, पढ़ाई का सामान नहीं है उनके पास, जो कुछ भी दिक्कत आती है वो मुझे बताते हैं। और दूसरे जो लोग दृष्टिहीन नहीं है, दूसरी विकलांगता के हैं, नौकरी में है या विद्यार्थी, वो लोग भी मुझे फोन करते हैं। तो कोई भी
या दृष्टिबाधित जो श्रोता सुन रहे हैं और उनको किसी भी कानून अधिकार, हालांकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं, लेकिन कानून का साथ साथ अध्ययन करता रहता हूँ, कहीं पर भी किसी भी तरीके की परामर्श की आवश्यकता है तो ये निःशुल्क सेवा मैं सबके लिए दे रहा हूँ। और हमारे रेडियो उड़ान के श्रोताओं को भी मैं विशेष रूप से कहूंगा कि कभी किसी जानकारी का अगर आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, AJAISRI02@yahoo.co.in। मैं फिर से कहूंगा AJAISRI02@yahoo.co.in। इस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और कहीं पर अगर हम दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित श्रोता जो सुन रहे हैं रेडियो उड़ान को, उन सबके साथ भी जुड़ करके अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे इसमें बहुत गौरव महसूस होगा। और रेडियो उड़ान के श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जिंदगी में कुछ आगे बढ़े, उसके लिए शिक्षा एक सबसे बड़ा अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल करें। साथ साथ कानून की जानकारी भी रखें, उनके अधिकार क्या हैं, इसके बिना रास्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी, तो इसी मैसेज के साथ जो आखिर में आपने दिया है कि शिक्षा बहुत जरूरी है और बहुत सारे जो माध्यम हैं, दरअसल कई बार जो लोग हैं वो सही तरह से उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इस तरह हमारे जो प्रोग्राम एक मुलाकात का खास उद्देश्य है कि इस तरह की जानकारी आप जैसे लोगों के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचे और फिर लाभार्थी उसका लाभ उठा सकें। अजय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है, जो ईमेल आईडी आपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बताया है, उसका सही दिशा में और सही तरीके से हमारे श्रोता उपयोग करेंगे। और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने आज प्रोग्राम एक मुलाकात के माध्यम से दी है। प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए और एक मुलाकात का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रेडियो उड़ान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक मुलाकात अजय श्रीवास्तव के साथ। आज की मुलाकात के बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी वही आपका चिर परिचित mail@radioudan.com और दूसरा ईमेल आईडी है amit@radioudan.com। हमारे पुराने श्रोता तो हमारे ईमेल आईडी से वाकिफ ही होंगे, लेकिन जो हमसे जुड़ने वाले नए लिसनर्स हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि उन्होंने भी हमारे ये ईमेल आईडी नोट कर लिए होंगे। और वेबसाइट तो आप जानते ही हैं, www.radioudan.com। तो दोस्तों, अजय श्रीवास्तव की कहानी सुन करके आपने सहज अंदाजा लगा लिया होगा कि कोई भी इंसान चाहे किसी भी स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, अगर उसके अंदर सेवा भाव है तो वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है समाज के प्रति। समाज की जहाँ तक सेवा का सवाल है, जहाँ तक सोशल वेलफेयर का सवाल है, तो उसमें ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक डिसेबल्ड इंसान ही डिसेबल्ड लोगों के साथ जुड़े। इसी तरह से डिसेबल्ड के लिए भी ये आवश्यक है कि वो नॉन डिसेबल्ड के साथ भी जुड़े, जिसको हम आमतौर पर मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। जी हाँ, एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद नो डिसेबिलिटीज के साथ जुड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से एक पर्सन विद नो डिसेबिलिटीज, जिसमें कि अजय श्रीवास्तव का उदाहरण भी शामिल है, जो कि डिसेबल्ड लोगों के साथ जुड़ते हैं।
भाई दोस्तों, आप दशहरा एंजॉय कीजिए और आने वाले वक्त में काफ़ी त्योहार और भी आने वाले हैं भारतवर्ष में, जिसमें दिवाली जैसा प्रमुख त्योहार भी शामिल है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं चलने से पहले यही कहूंगा कि भाई अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से सुनना चाहते हैं या स्वयं शामिल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसी आपकी अचीवमेंट हैं, कुछ उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र आपकी जुबानी प्रोग्राम एक मुलाकात के माध्यम से होना चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव हैं आपके पास, कोई सजेस्टेड पर्सनैलिटी हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, तो अवश्य हमें लिखें ईमेल आईडी पर mail@radioudan.com, amit@radioudan.com। तो भाई आप सब लोग हमेशा की तरह यूं ही खुशी मनाएं, खास तौर पर दशहरे के इस शुभ उपलक्ष्य में। मैं आपका दोस्त अमित भट्ट आपसे इजाजत लेने से पहले आज के इस खास त्योहार की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे अगले सप्ताह मिलूंगा प्रोग्राम एक मुलाकात के एक नए एपिसोड के साथ। सुनते रहें रेडियो उड़ान। नमस्कार।